गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास आपके लिए फिर से एक मिशन क्लास है। छुट्टी जाने से पहले 3-4 दिन की छुट्टी जा रही, खुश तो बहुत होंगे, मजा आ रही होगी। कब घर जाएंगे? घर वाले इंतजार भी कर रहे होंगे कि हमारा बच्चा आ रहा है आज। मम्मी तो खास नहीं इंतजार हो रहा है, बेटा इतनी रेपुटेशन खराब कर रखी है, रेपुटेशन कुछ ज्यादा खराब कर रखी है लगता है। अगर किसी के माता पिता इंतजार ना करें बच्चों का तो समझिए उनकी रेपुटेशन बड़ी खराब है। सुनो, चैप्टर मैंने फिर कहा 30, 35, 50 यानी 68 लगते लगते रह गया है। तो इस चैप्टर से थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल की एक्सपेक्टेशन बड़ी है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मे में रख के निकालने हैं, लेकिन अगर थ्योरी के पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं तो एक को न्यूमेरिकल आप छू भी नहीं पाएंगे, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं अगर आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो अच्छी थ्योरी की तरफ जरूर जाएंगे। और बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार। और ये हम तो कहते हैं, आपने पिछली क्लास में प्रकाश की प्रकृति पढ़ी थी, उसमें एक शब्द नहीं आया था, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकता है। तो ये वही चैप्टर है जिसमें प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराता है। हाँ चलिए थोड़ी सी कनेक्टिविटी लेता हूँ। हम लोग क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ते हैं, भौतिक जगत। तो उसमें एक साइंटिस्ट है पीएम डिराक। तो पीएम डिराक कहते हैं कि अच्छा ये बताइए, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन एक मूर्ख आदमी आपसे बहस कर रहा है। कहता है तुम्हारी साइंस कहती है कि इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन दिखता नहीं है, और मैं कहता हूँ भूत भी होते हैं लेकिन वो भी दिखते नहीं हैं। भूत होते हैं, दिखते नहीं हैं। हम तो देखे हैं, तुम देखे हो चाहे ना देखे हो, हमको मिला था। अब लाला तुम देखे हो भूत? तो जो भूत देखा हो हमको बताए, बाकी प्रमाणित हम कर देंगे। तो पीएम डिराक यही कहते हैं कि भूत होते, लोग ऐसा मानते हैं भूत होता है, लेकिन उनसे कहो तुमने देखा है, तो बोले दिखता थोड़ी ना है। तो वो कहेगा, अब तुम कहोगे भाई चूतिया हो क्या, भूत कुछ नहीं होते हैं, तो वो भी कहेगा तुम चूतिया हो क्या भाई, तुम बताओ इलेक्ट्रॉन होता है? बोले यस होता है। इलेक्ट्रॉन दिखता है, दिखाओ। तुम बड़े वैज्ञानिक बने फिरते हो, इलेक्ट्रॉन होता है दिखाओ। तो उससे कह दो यस मैं इलेक्ट्रॉन दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन जब कहो तो उसका इफेक्ट लाइव दिखा सकता हूं, और तुम भूत का इफेक्ट दिखा के दिखाओ। चलो कहाँ चलना चाहते हो मेरे साथ, चलो भूत का इफेक्ट दिखाओ चल के। हम इलेक्ट्रॉन को तो जब कहो तब दिखा देंगे, लेकिन तुम भूत का दिखाओ। तो यही विज्ञान भूत से अलग हो जाता है। इस जगह विज्ञान हो जाता है, भूत तुम्हारा भूत ही बना रहता है। तो दिखाएं हम आपको। चलो एक ऐसा प्रैक्टिकल देखिए जिससे आपको बिलीव हो जाएगा दुनिया में इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा ये बताओ, करंट की क्या परिभाषा थी विद्युत धारा की? आवेश प्रवाह की दर को, डेफिनेटली आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। तो आवेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। आवेश का मामला ही इलेक्ट्रॉन है, आपको पहले दिन पढ़ाता हूं। इलेक्ट्रॉन जाए तो आवेश, इलेक्ट्रॉन आए तो आवेश। यानी कुल मिला के आवेश के पीछे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के पीछे धारा है। यानी कहीं कोई करंट अगर होती है तो उस करंट का मूल कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट। तो चलिए देखिए जरा, आप इसी एक एक्सपेरिमेंट से पूरा चैप्टर का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप एक कांच का बल्ब ले आइए। क्या ले आइए? कांच का बल्ब। अंदर इसकी पूरी हवा निकाल दीजिए। 1 मिली, हाँ बिल्कुल वैक्यूम कर दीजिए। वैक्यूम पंप से खींच के इसकी सारी हवा बाहर निकाल दीजिए। राइट, निकल गई। फिर आप क्या करिए, यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लगा दीजिए। एक मेटल की प्लेट यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ पर एक बैटरी लगा दीजिए। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दीजिए, निगेटिव को इधर रखिएगा।
यहाँ एक गैल्वेनोमीटर, यू नो अबाउट टू गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। माइन्यूट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर रेंज की करंट कहीं उपलब्ध है तो उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर, राइट। ये बैटरी लगी हुई है। क्या आपको लगता है यहां से यहां कोई करंट पास होगी? कभी नहीं, नेवर। अरे भैया दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप है, सर्किटवा टूटा हुआ है, क्या इसकी करंट यहां जाएगी? बीच में कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, बीच में कनेक्शन ही टूटा हुआ है। लेकिन आप देखें, मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना चाहता हूं। इस पूरे सिस्टम को उठा के ले जाकर के वहां बाहर धूप में रख दीजिएगा, वहां उठा करके बाहर धूप में रख दीजिएगा जाके। तो धूप में जैसे रखोगे तो हमारे आर के सर बताते हैं जब किसी मेटल के सरफेस पर एनर्जी डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। टाइम से नहीं आया। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं। अगर मेटल पर सरफेस पर लाइट डालोगे तो लाइट डालने से अगर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने डाली है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। इससे इलेक्ट्रॉन, आपको तो पता है किसी भी मेटल के सरफेस पर एनर्जी डालने पर उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मेटल के सरफेस पर आ जाएंगे तो ये क्या करेगा? ये कैसा टर्मिनल है? तो ये मेटल की प्लेट कैसी चार्ज हो जाएगी? ये मेटल की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इसको क्या करेगी? तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के दौड़ करके यहाँ पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। लाइट डालते रहिए, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, जंप कर करके यहाँ जाते रहेंगे, राइट। ये यहाँ जाते रहेंगे तो परिपथ में धारा का प्रवाह, हाँ, इलेक्ट्रॉन की दौड़ जारी हो गई, जबकि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। फिर भी यहाँ से दौड़ दौड़ के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। क्यों गए? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन की दौड़ शुरू हो गई तो परिपथ में धारा पैदा हो जाएगी, और वो जो धारा पैदा होगी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा। तो आपने इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? अब चलो मेरे साथ जहाँ चलना हो, जिसने भूत देखा हो। कहाँ पर? अंदर। कैसा मीडियम? मीडियम का मतलब क्या? एयर रख देंगे तो एयर के आयनाइजेशन हो जाएंगे पार्टिकल्स के, थोड़ी देर में बर्न हो जाएगा सिस्टम। अंदर जैसे बल्ब है वाला, बल्ब देखिए फिलामेंट वाला, अगर अंदर हवा 100 वाट वाला, अंदर कहीं हवा रह जाए कुछ से आपका फिलामेंट फ्यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तुरंत इमीडिएट। अगर ऑक्सीजन हवा या इनर्ट गैस भर दीजिए, अक्री गैस, इसके अंदर क्या भर सकते हैं? आर्गन वगैरह भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूम ना करे तो आर्गन वगैरह भर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर आखिरी गैस होगी तो एक समस्या आएगी, ये इलेक्ट्रॉन जाते हुए टकराएंगे उसके आयन से तो आयनाइजेशन फॉर्म हो जाने लगेगा। यहाँ मामला दूसरा है ना, समझ रहे हैं? तो बल्ब के अंदर तो आप आखिरी गैस भर सकते हैं वैक्यूम के अलावा, लेकिन यहाँ वैक्यूम में रखना है आपको ताकि इलेक्ट्रॉनों का रास्ता बिल्कुल साफ हो, ये दौड़ दौड़ के यहाँ जाए। तो आप देखिए एक टॉपिक शुरू हो गया इसी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आज का टॉपिक, वो कैसे शुरू हो गया मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर का जो मामला था वो क्या था वो सुनाता हूँ मैं आपको। मैं परिभाषा सुनाता हूँ। अंग्रेजी सुनोगे कि हिंदी सुनोगे? दोनों सुनेंगे, दोनों सुनेंगे। तो पहले हिंदी में सुने। जब हम किसी धातु के पृष्ठ को प्रकाश में रखते हैं तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उसके पृष्ठ से इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश के कारण पैदा हुए तो इलेक्ट्रॉनों को, और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा, और यह पूरा घटनाक्रम प्रकाश विद्युत। सुना क्या? जब हम किसी धातु के पृष्ठ को प्रकाश में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत, और यह पूरा इफेक्ट
और यह पूरी फिनोमेना क्या कहलाती है? फोटो। फोटो माने लाइट, प्रकाश, वैद्युत प्रकाश से वैद्युत प्रभाव पैदा हुआ, राइट। इफ वी एक्सपोज a metal surface in a light, then electrons are ejected from the surface of metal. These electrons are called photoelectrons. Due to these electrons, a current is produced in a circuit is called photoelectric current. Then this whole phenomena is known as photoelectric. अरे यार थोड़ी अंग्रेजी तो हम भी जान गए ना, ट्रांसलेशन है उसी का तो ट्रांसलेशन कर दिया है, कहीं गड़बड़ हो तो बताओ। इजैनार कहीं दा गलत हो गया है, इज कम हो गया हो, उतना चलेगा। फिजिक्स में तो खूब दौड़ता है, फिजिक्स में तो कुछ भी दौड़ता है, बस समझ में आ जाए अगले वाले आदमी को। साइंस में जो भी आप लिखते हो भाषा वो अगले को समझ आ जाए, उसमें अंग्रेजी का बड़ा महत्व नहीं है। हमारी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। परिभाषा हिंदी अंग्रेजी के अपने घर में लिख लेंगे, पक्का लिखेंगे। वीडियो रिवॉच कर लेना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। हाँ किया था सबने कमेंट, हमने सबको रिप्लाई भी कर दिया है। If we expose a metal surface in a light, then the electrons are ejected from the surface of metal. These electrons are called photoelectrons. Due to these electrons, a current is established in a circuit. This current is known as photoelectric current, and this whole phenomena is known as photoelectric effect. जब हम धातु के पृष्ठ को प्रकाश में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा, और यह पूरा प्रभाव प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन याद भी हो गई होगी, कुछ ऐसी चीज भी नहीं है यहाँ। इसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैं 5 चीजें आपको बताऊंगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बस आप सुन लीजिए 15 मिनट में। 100% आप अभी अगर कोई पेपर लिया हो तो मैं 2, 4, 6, 10 सवाल आपको इमीडिएट वेरीफाई करके दिखा दूंगा कि देखो एज इट इज क्वेश्चन इस चैप्टर से। बहुत सरल सा चैप्टर है, इन्हीं 5 कंसेप्ट के ऊपर टिका है चैप्टर जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला है कल की चर्चा, कल ही तो चर्चा हो रही थी भी, इंटेंसिटी की, फ्रीक्वेंसी की, आज आ रहे हुए। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। वही तो इंटेंसिटी की बात कल हुई थी ना, एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड। किसी पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में पड़ने वाली ऊर्जा ही तो तीव्रता है। तो अब बताओ, अगर हम यहाँ पर ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डालें तो क्या इफेक्ट होगा? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ, यहाँ वो विज्ञान नहीं लगानी है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए कि अगर मैं प्रकाश की तीव्रता, कल तीव्रता की चर्चा हो रही थी, ज्यादा ऊर्जा, तीव्रता मतलब अब अगर आपको नॉर्मल समझना है तो सवेरे से लेकर शाम तक सूरज आपके सामने है। सुबह सूरज की तीव्रता समझ लीजिए, दोपहर में समझ लीजिए, शाम को समझ, कब तीव्रता ज़्यादा होती है? अभी जाड़े में तो खैर तीव्रता ज़्यादा महसूस नहीं होती है, लेकिन गर्मी वाले सीजन में आप समझते होंगे। बाकी कल प्रैक्टिकल किया था हमने तुम्हारे लिए। हाँ, एकदम गंजा आदमी पकड़ लाइए, उससे बढ़िया कोई तीव्रता के बारे में नहीं बता सकता। और गंजा 2 तरह का, एक गोरा गंजा, एक काला गंजा। जो काला वाला गंजा, वो वाला गंजा नहीं जो बाल छे वाली आओ, गंजा वो जो नेचुरल गंजा हो गया, जो उसका चिकना टकला चमकता रहता है। हाँ एकदम चमकता रहता है ना, कुछ का एकदम बहुत जबरदस्त चमकता है, अच्छा भी लगता है हमको, पता है उस तरह के लोगों का, वो थोड़ा जिनका एकदम साफ हो जाता है, कुछ बहुत 3-4 बाल ऐसे गिन लो, चाहे 1, 2, 3 ऐसे बचते हैं इधर उधर, और फिर यहाँ वाले हिस्से में एकदम चमकता रहता है। थोड़ा बढ़िया तेल लगा दो हल्का सा खड़ुआ वाला, और दोपहर में गर्मी अर्मी में, मई जून में 1-2 ही चक्कर परेड के लगवा दो। उससे बढ़िया इंटेंसिटी के बारे में कोई नहीं बता सकता है। प्रकाश की तीव्रता उससे बढ़िया कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई दुनिया में डिवाइस नहीं है जो उससे बढ़िया प्रकाश की तीव्रता बता दे। तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती समझ गए? एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड, राइट? तो ज्यादा बताइए, अगर ज्यादा इंटेंसिटी के लाइट डालेंगे तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? बिल्कुल। आप अगर बात करते हैं तो प्रैक्टिकल चीज आपके यहाँ है सोलर एनर्जी,
जब बरसात का महीना होता है या ज़्यादा कोहरा पड़ता है, धूप नहीं निकलती, तो कहते हैं चार्जिंग नहीं हुई, होता है ना। लेकिन जब गर्मी के महीने में दिन भर सब कुछ चलता भी रहता है और रात के लिए स्टोरेज भी बना रहता है, तो खोलने लगती है बैटरी, देखा होगा आपने। लेकिन इस समय नॉर्मल रहता है। तो इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराएगी। तो आपसे कोई कहता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, डायरेक्ट पूछता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में तीव्रता का प्रभाव बताइए, तो आप क्या बताएंगे? जब किसी मेटल के सरफेस पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, आपसे कोई कहे तीव्रता का क्या प्रभाव है, तो बोले निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्ट लिखिएगा, सीधे तीव्रता का प्रभाव हेडिंग है ना। इसी एक्सपेरिमेंट के 5 रिजल्ट है। ये हेडिंग है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक फल। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, तो इस प्रयोग में पहला फल क्या है? तीव्रता का प्रभाव। आपसे कोई पूछेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव में तीव्रता का क्या प्रभाव होता है, तो क्या बताएंगे? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, राइट। आई प्रोपोर्शनल टू, या आई प्रोपोर्शनल टू। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अगली हेडिंग है इसी में इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये तीव्रता क्या है और ये आवृत्ति क्या है। कल की बात चल रही थी, क्लास के बाद डिस्कशन हो रहा था, ये तीव्रता क्या है और आवृत्ति क्या है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तीव्रता समझ में आ गई? एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड। जितनी ज्यादा ऊर्जा का लाइट यहाँ पर पहुंचेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी ये n बराबर c बाई लेमडा, c बाई वी, याद है? n बराबर नहीं, सॉरी, ये तो आप वो है v इज इक्वल टू n लेमडा पढ़ा होगा आपने। v बराबर यहाँ n आवृत्ति है, तो n आवृत्ति है तो v, क्योंकि मामला प्रकाश का चल रहा है तो c होगा अपान लेमडा। अब देखिए प्रकाश कई तरह का होता है। हरा प्रकाश होता है, नीला प्रकाश होता है, पीला प्रकाश होता है, वायलेट होता है, रेड होता है, तरह तरह का होता है। और अलग अलग प्रकाश की वेवलेंथ, तो अलग अलग वेवलेंथ वाले की फ्रीक्वेंसी भी। अब फ्रीक्वेंसी का यहाँ क्या इफेक्ट होता है मैं बताता हूँ। देखिए फ्रीक्वेंसी आपने कक्षा 11 में थोड़ी भी अगर फिजिक्स को और पढ़ा होगा तो ये रिलेशन E बराबर h न्यू पढ़ा होगा। पढ़ा था कभी? आज हम पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ाएंगे। पढ़ा है ना? ये किसकी ऊर्जा होती है? फोटान की ऊर्जा। और फोटान कहाँ होता है? लाइट में होता है। ये फोटान की एनर्जी होती है। इसमें न्यू क्या है? आवृत्ति। आ गए ना अवकाश में, आवृत्ति। तो ये E क्या है यहाँ? H क्या है? प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर -34। H प्लांक कांस्टेंट है। तो भैया फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो तो एनर्जी कम ज्यादा हो ना। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तो लेना देना नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी ऊर्जा का महत्व है यहाँ। बाकी भी आइंस्टीन आ रहे हैं इस चैप्टर में सब कुछ एक्सप्लेन करने, उन्हीं के भरोसे तो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। वही तो बहुत से इस चैप्टर का। E बराबर h न्यू। तो आपको क्या शिक्षा मिल गई इससे? E बराबर h न्यू से आवृत्ति बढ़ाएंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा। ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डाल देंगे तो ज्यादा तेजी से निकल के भागेगा, संख्या नहीं बढ़ेगी। संख्या कौन बढ़ाता है? इंटेंसिटी। एनर्जी कौन बढ़ाता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या रिलेशन है? एनर्जी से। ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ज्यादा। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कौन सा वेवलेंथ है उसका? वेवलेंथ से लाइट की फ्रीक्वेंसी तय होती ना। अब फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई, इंटेंसिटी क्लियर हो गई। डोंट कंफ्यूज। आपसे कोई कहता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में तीव्रता क्या क्या प्रभाव होता है, तो बताएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में तीव्रता निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी।
तीव्रता बढ़ाएंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन आवृत्ति बढ़ाएंगे, हाँ, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की नहीं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का, हाँ, जो निकलेगा उसी के तो पास ऊर्जा होगी, वही तो भाग रहा होगा, गतिज ऊर्जा होगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रभावित करता है। लिख लेंगे आप स्टेटमेंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में अधिक आवृत्ति अधिक गतिज ऊर्जा पैदा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वर्क फंक्शन, कार्य फलन। मतलब आप पेपर उठा के देखिए, एक नंबर में हर पेपर में कार्य फलन से क्या समझते हैं, वर्क फंक्शन। कार्य फलन से क्या समझते हैं आप, पेपर द पेपर वॉच कर लीजिए। इस चैप्टर में कार्यफलन हर पेपर में आया है, एक नंबर में कार्यफलन से, तो आपको तो पहले भी पता होगा। अब देखो, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। आप भी अभी कह रहे थे एक एप्रोप्रिएट एनर्जी की लाइट डालनी है। देखा, इस मेटल के ऊपर कोई भी लाइट डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एक एप्रोप्रिएट एनर्जी से चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। वही तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। किसी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या वह न्यूनतम ऊर्जा, वह जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सकती है, कार्यफलन कहलाता है। पढ़ा था आपने पहले भी, 11 की केमिस्ट्री में है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सकती है, क्या कहलाता है, कार्यफलन। नो एनी डाउट, नो एनी प्रॉब्लम। कार्यफलन की पर देखिए, ये सब 5 पॉइंट हैं, याद करके जाना, आपको परीक्षा में लिखने को हर हाल में मिलेगा। इनको छोड़ के नहीं जाना आपको। हाँ, ये कोई एक्सक्यूजेबल चीज़ नहीं है कि आप एक्सक्यूज कर रहे हो। ये अभी तैयार करो, और कोई कल की तैयार करने की चीज़ नहीं है। हम बार बार तैयार करा रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब समझ में आ गया? इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड। ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रभावित करेगी। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सकती है, क्या कहलाती है? ये भी बढ़िया था। अब एक जबरदस्तर मारा है, दहली आवृत्ति। अरे क्या नाम है इसका? हाँ, हिंदी में तो लिखा है दहली आवृत्ति। यही पूछा जाता है, दहली आवृत्ति। अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा नाम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ जी हाँ, अंग्रेजी में दूसरा नाम है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या दूसरा नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जरा इधर आइए थोड़ा सा, देखिए आवृत्ति का संबंध गतिज ऊर्जा से है और ऊर्जा का संबंध वर्क फंक्शन से भी है। तो W = फार्मूला भी होता है h/0। भाई मिनिमम ऊर्जा पैदा करने के लिए मिनिमम आवृत्ति की जरूरत पड़ेगी। नहीं समझे? आपने कार्यफलन की क्या परिभाषा बताई? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से, और तो तुमको तो पता है कि न्यूनतम ऊर्जा पैदा करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति की परम आवश्यकता हो, क्योंकि यह तो भैया कांस्टेंट है। तो अब यही जो 𝜇0 है, यही तो दहली आवृत्ति है। अब क्या करोगे? अब कौन सी परिभाषा गढ़ोगे? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से, वही तो है दहली आवृत्ति। वह न्यूनतम, देखिए न्यूनतम ऊर्जा डाले बिना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और न्यूनतम ऊर्जा पैदा करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति चाहिए। उसी न्यूनतम आवृत्ति का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या परिभाषा करने वाले हैं आप? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सकती है, क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एज यू विश। बढ़िया है। अब देखिए, ये दोनों परिभाषा एक साथ चलती है। पांचवा और अंतिम कंसेप्ट है निरोधी विभव। खतरनाक शब्द, निरोधी विभव।
अंग्रेजी में कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ, कट जाए, वही तो निरोधी। जरा थोड़ा विचार करो, इस प्लेट का नाम हमने P1 दिया था, अब दे देता हूं, मगर पहले ना दिया था तो इसका नाम। थोड़ा जरा इधर थोड़ा डायग्राम पर विचार करिए। अगर इस बैटरी के वोल्टेज को ऐसा कर देते तो कैसा रहता, तो क्या होता? मुझे से लाइट लगातार पड़ रही है, ये बैटरी उल्टी कर दी है, बोलो क्या होता? इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाते, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाते, कम हो जाता, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाते, धारा का मान कम हो जाता या धारा का मान शून्य हो जाता? शून्य हो जाता। अबे गधो, ये पॉजिटिव या निगेटिव हो गया। एक को इलेक्ट्रॉन की औकात है कि हम जा पाए, काहे ना जाए? कैसा चार्ज है? निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? एक को इलेक्ट्रॉन की हिम्मत है यहाँ तक पहुँच जाएगा, जब उस प्लेट तक पहुँचबे नहीं करेगा तो काहे की करंट? अब हाँ, जाबे नहीं करेगा, यही क्लाउड बन जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन के रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाएगा। निकलते तो रहेंगे भाई, लाइट डाल रहे हो, एप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ रही है, लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, वहीं जमते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे, बादल बनाते रहेंगे, लेकिन यहाँ जाने की औकात नहीं है इनकी। तो फिर हो गया ना कट ऑफ। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा ही नहीं तो परिपथ पूरा ही नहीं, धारा, तो कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन, प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 का वह ऋण विभव, P2 का जिसके परिपथ की प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। अब पता चला तो एक है P2 एक है P1 ठोके हुए। अब बताया है याद करके, डायग्राम ही बना है और हमारे डेफिनेशन कुछ हो, तो हम तुम्हारे जैसे मास्टर तो यही खोजते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई है, डायग्राम बना हुआ है। अब कह दिए P1 के सापेक्ष P2 का वह ऋण विभव, P1 के सापेक्ष P2 का वह ऋण विभव जिसके कारण परिपथ की प्रकाश वैद्युत धारा, तो हो गया ना सत्यानाश, तो उसे बनवा ही नहीं कर कुछ। आप गलती नहीं करोगे ना, आपको देखना है कौन। अब अगर इसका नाम P2 इसका नाम P1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो, इधर बात करो। हाँ, प्लेट P2 के सापेक्ष P1 का वह ऋण विभव जिसके कारण परिपथ के प्रकाश वैद्युत धारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निरोधी विभव। तो अब आप उम्मीद करता हूँ पांचों पॉइंट समझ गए होंगे। एक को डेफिनेशन छोड़ना नहीं, कुछ को भूलना भी नहीं, समझ गए? किसी भी दिन रैंडम खड़ा करा के हम कट ऑफ पोटेंशियल, दहली आवृत्ति, वर्क फंक्शन पूछे और डेफिनेशन नहीं बता पाए तो रैंडम बजाएंगे भी, समझ गए ना? चल रहा है, चलने दो, वीडियो को लाइट कम हो गई होगी, चल भाग यहाँ से। बराबर है? नो एनी कंफ्यूजन? फिर से बोलता हूँ भाई लाला, सुनो ध्यान से, वीडियो देखना फिर बताना। अबे दूसरे का जुगाड़ कर लेना, उसके में सब्सक्राइब का एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा हमारा। सुनो, अब अगर इसका नाम P2 इसका नाम P1 है तो बोलना, अब पहले डायग्राम तो बना रहना चाहिए ना, ओरिजिनल डायग्राम बना होगा तभी ये पांचों पॉइंट्स आएंगे। तो अगर इसका नाम P1 और इसका नाम P2 है, जैसा मन करे, तो पहले देख लेना, प्लेट P1 के सापेक्ष, प्लेट P2 का वह ऋण विभव, P2 का वह जिसके कारण परिपथ की प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, क्या कहलाता है? निरोधी विभव। Negative potential of plate P2 with respect to plate P1 by which photoelectric current of the circuit is zero, then this potential is known as कट ऑफ। हो गया? पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए। इन पांचों पॉइंट्स को बार बार समझना, समझ के ही समझना, बिना समझे इसे लिखना मत। वीडियो देख करके आप इतना काम कर सकते हो बढ़िया से। नोट्स अच्छा सा बना लेना और सुनो,
अभी मैं तुमको कुछ ग्राफ समझाता हूँ, कुछ और बातें समझाता हूँ। क्लियर हो गया? अभी एक बात जो इस चैप्टर को चलाएगी, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाने के लिए आइंस्टीन आ रहे हैं। हाँ यस, इस टॉपिक में आइंस्टीन को स्वयं आना पड़ा इतनी सरल सी बात बताने कि कोई बच्चा भी समझ जाता। और सही बात, उन्हें कोई कठिन बात कभी बताई नहीं अपने जीवन में किसी को। हमेशा विज्ञान को सबसे सरल चीज रिप्रेजेंट करने वाला साइंटिस्ट था आइंस्टीन। था नहीं, थे, उनके लिए थे लगना चाहिए, था कैसे हो सकता है, समझ रहे ना? आइडियल पर्सन है वो। अगर दुनिया में किसी ने साइंस को समझा, साइंस को प्रेजेंट किया राइट फॉर्म में दुनिया के सामने, तो वो थे आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और ताकत दी। अब सोचो उस जैसे शख्स को यहाँ आना पड़ा इस टॉपिक के ऊपर, तो इस टॉपिक की अहमियत बढ़ जाती ना। जहाँ कहीं आइंस्टीन आ जाए तो हमें लगता है कि वो स्वर्ग है वो जगह। तो इस टॉपिक के ऊपर आइंस्टीन ने अपनी चर्चा की है, तो इसका तो टॉपिक मामूली नहीं होगा ना, हल्का फुल्का नहीं होगा। बाकी न्यूमेरिकल लगाने पता चल जाएगा। हाँ, किसी भी टॉपिक में उसकी औकात तब पता चलती है जब आप उसके न्यूमेरिकल लगाते हो। बाकी सब तो ठीक है, नहीं इसमें एक्सेल का कोई काम नहीं है। आइंस्टीन ने क्या कहा जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई तिवारी, इधर देखो, ये था हमारा वही वैक्यूम बल्ब, ये थी कैथोड प्लेट और वो थी एनोड प्लेट। नॉर्मल कार्यक्रम कुछ ऐसा था, ये था मामला। अच्छा इतना बताइए, जैसे आप इसे लाइट में एक्सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कितनी बात के ऊपर बात करी। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसका इक्वेशन आइंस्टीन ने दिया। उन्होंने कहा जो टोटल एनर्जी आप डाले हो वो ई हो गई। वो जो एनर्जी आपने इस मेटल के सरफेस पर डाली वो कहाँ कहाँ खर्च हुई? पहले तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगी, तो आपने कहा वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकती है कार्यफलन। इसके बाद जो बची रह जाएगी वो क्या करेगी? इसकी गतिज ऊर्जा बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? सामान्य सी बात, एकदम इतनी सामान्य बात को आइंस्टीन ने रिप्रेजेंट किया कि कोई बच्चा भी समझ ले। अगर इस मेटल के सरफेस पर लाइट डाली जाए तो पूरी एनर्जी अगर उस फोटॉन की ई है तो वो कहाँ कहाँ खर्च होगी? पहले तो उसे निकालने में खर्च हो जाएगी, और निकालने में जो खर्च होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। और जो बच जाएगी, अगर बच गई तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएगी ना। तो सुनो, इसी को हम लोग अगर एच-न्यू कह देते तो ये एच-न्यू 0 हो जाता। और गतिज ऊर्जा कार्य होती है, कार्य बराबर W बराबर VQ। नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े? W बराबर VQ पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? तो कार्य ही तो ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कहेंगे तो VQ, क्योंकि मामला इलेक्ट्रॉन का है तो EQ। V0 यहाँ कट ऑफ पोटेंशियल हो गया, वही कौन वाला निरोधी विभव। इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया तो आइंस्टीन ने कह दिया hc/λ, hc/λ0, जिसे कट ऑफ वेवलेंथ कहा गया। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, ये कट पर फंक्शन था, तो कट ऑफ वेवलेंथ नहीं कहलाएगा। इसे गतिज ऊर्जा में तब्दील करना चाहते तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर कह दो, हाफ mv मैक्स। तो ये तीनों इक्वेशन इस चैप्टर में धमाल मचा देंगे न्यूमेरिकल लगाते हुए। यानी न्यूमेरिकल की कल्पना आप इनके बिना करना भी नहीं, होगा भी नहीं आपसे। जितने बढ़िया और अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, बड़े मार्क्स में भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो फिर बड़ा न्यूमेरिकल भी पीछे लगा देता है। पहले कार्यफलन की परिभाषा पूछ लेगा और पीछे पूछ में एक बढ़िया न्यूमेरिकल लगा देगा। लगा, देखते होंगे आप खुद, पढ़े लिखे आदमी अगर पेपर देखें तो हर लगभग अच्छे सवालों में ऊपर एक थ्योरी का पार्ट होता है, नीचे न्यूमेरिकल का हिस्सा होता है, तो क्वेश्चन बड़े मार्क्स का बन जाता है। वो देख रहे हैं ना आप पेपर बीच बीच में। तो आइंस्टीन ने क्या कहा? कोई परेशानी आई क्या? आइंस्टीन ने कहा कि पूरी लाइट अगर किसी मेटल के सरफेस पर डालें आप, तो पहले वो कहाँ खर्चा हो जाएगी? बची हुई कहाँ खर्च हो जाएगी? नो एनी कंफ्यूजन। बढ़िया था, अच्छा लगा है? सुनो, अब इसी ने बढ़िया बढ़िया सवाल कंपटीशन में बनाए। एक का सैंपल दिखाता हूँ। अब किसी ने कहा, एक IIT एडवांस 2011 या 12 मुझे याद आ रहा है, सवाल सुनिएगा क्या था वो। उसने कहा
एक मेटल के सरफेस पर पड़ने वाली लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, वो डबल कर दी जाए। वो क्या कर दी जाए? डबल कर दी जाए। तो जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो डबल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा हो जाएगा, डबल से कम रहेगा, या कुछ नहीं होगा। सवाल सुनिएगा। अगर किसी मेटल के सरफेस पर पड़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो डबल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा हो जाएगा, डबल से कम हो जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। जवाब? हाँ, तो काने लगाना है। बिना पेन चलाए तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अपना जवाब है। अगर पढ़ने वाली फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी को, तो कट ऑफ पोटेंशियल जो सरफेस का है वो डबल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा हो जाएगा, डबल से कम हो जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार जो सवाल गुजर जाता है वो मेरी मेमोरी में बना रहता है। ये रिपीट क्वेश्चन है आईटी जैसे एग्जामिनेशन का। अब देखो, अगल बगल देखें, अबे दो अपना थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया करो। ऐसे देखो, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो एनर्जी डबल हो जाएगी, लेकिन वर्क फंक्शन कभी बदलता नहीं। मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और पहले एनर्जी डाल रहे थे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी E × V0 हो जाएगा 6, और नहीं हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगर तुम फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो एनर्जी जस्ट डबल हो जाएगी, वर्क फंक्शन में आज भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो कांस्टेंट होता है ना उसी मेटल के लिए। अब ये कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ? 16 कितना हो जाएगा? दुगने से ज़्यादा। आंसर होगा दुगना नहीं होगा, सेम नहीं रहेगा, दुगने से ज़्यादा। दुगने से, देखो पहले 6 था अब 16 हो गया, तो 16 क्या है? दुगने से ज़्यादा, क्योंकि वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। छोटी सी इंफॉर्मेशन आइंस्टीन की इक्वेशन के साथ। तो आइंस्टीन की इक्वेशन भी समझ आ गई होगी। एक टॉपिक और करो, फोटॉन का संवेग। किस क्लास में हो? किसको देना है? अच्छा, सोहित को। चलो आगे मिशन को बढ़ाएं हम। आखिरी टॉपिक यहाँ से, फोटॉन का संवेग। फोटॉन का संवेग देखिए, एकदम 1 मिनट का काम है। कंसेप्ट क्लियर हो गई है? ये इक्वेशंस आप आइंस्टीन की इक्वेशन के नाम से यहाँ कन्वे करिएगा, लिखिएगा। आइंस्टीन ने कुछ नहीं बताया, एक इक्वेशन बनाया, और ये इक्वेशन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए बाध्य करेगा। अच्छे न्यूमेरिकल यही अकेले ही लगाएंगे, बाकी तो E = SC/λ झंडूबाम सवाल ही है। ठीक, चलो तब तक एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का वीडियो हम आपको भेज देंगे 1-2 दिन के अंदर। इसमें न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल्स होंगे, छुट्टी मत काटिएगा, सवाल लगाइएगा। और सुनाओ, हटो यहां से। हम आपको बता रहे हैं फोटॉन का संवेग, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। देख भैया, फोटॉन का चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। जब फोटॉन के संवेग की बात करेंगे तो P = mc हो जाएगा। mv थोड़ी ना होगा, mc। यहाँ m मास ऑफ फोटॉन है, c इज द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। तो सुनो, आइंस्टीन साहब एक इक्वेशन बहुत पहले बता गए थे, E = mc²। E यहाँ उसकी ऊर्जा होती थी, और ऊर्जा और संवेग का आपस में एक संबंध है। ऐसे ही कर दो, जाने दो, mc² कर दें क्या? हाँ, हाफ mv²। E = mc² होता है, और E = फोटॉन के लिए hν होता है। फोटॉन के लिए E = क्या होता है? hν, या hc/λ कर दो सीधे सीधे। बहुत माइक्रो करवा देता हूँ इसको। तो c को c से काट दें, mc किसके बराबर हो गया?
फोटान के संवेग को कहा क्या था? लो हो गया। फोटान का संवेग आज से क्या हो जाएगा? आप क्रिएटिविटी रखो तो जो बहुत उलझा रहा है तुम्हें वो 10 सेकंड का मामला होगा। कोई दिक्कत है क्या? या आइंस्टीन की क्वेश्चन से किसी को परेशानी है क्या? हाँ, आइंस्टीन को जब ये थ्योरम दिया था इन्होंने तो लोगों ने कहा सारा चूतिया है, दिमाग से पैदल है का है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? इतनी एनर्जी कहीं होती है क्या? हमारा आइटम बम बना के फोड़ दिया तो बोला देख लो होती है, समझ लो। हाँ, समझ रहे ना? किसने कल्पना भी नहीं की थी कि एक पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी हो सकती है। आइंस्टीन ने बताया दुनिया को, लोगों ने कहा साला बकलोल है, किसी चीज़ में इतनी एनर्जी हो सकती है। बोले आओ समय नहीं। और एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने जीते जागते अपनी सारी पेपर पर लिखी हुई चीज़ प्रूव करके प्रैक्टिकल कर करके दिखा दिया। बोले आओ देखो, कोई उनकी थ्योरी उन्होंने छोड़ करके नहीं गए। वो कुछ जो कुछ उन्होंने कहा, जो बोला, उसका प्रैक्टिकल करके दुनिया के सामने दिखा दिया। ये था E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर। एटम बम बना के अपने जीते जी गए और दुनिया को एक नई व्यवस्था दे गए, क्या हो बेटा बैठो बारूद के ढेर पर। तो क्या था इसमें? कोई समस्या थी? E बराबर hc/λ आज का ताजा है। C को C से उड़ा दे तो mc बराबर क्या बचा? फोटान का संवेग होता क्या है? mv नहीं mc। तो mc की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आ गई? तो फोटान का संवेग आज से क्या हुआ? h/λ। नो एनी कंफ्यूजन, नो एनी डाउट। किताब देना, देखिए कुछ बच रहा है क्या? हाँ देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण था वो जो E बराबर hc वाला। ये सारा नई वाली किताब में बीचों बीच सारे न्यूमेरिकल घुसा दिए चूतिए। फोटान का डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी यही कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आल्सो काट दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेमडा अगर चाहिए तो h/p। हाँ, ये डी ब्रॉगली। अगर ये फोटान का संवेग है, कोई कहता डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए, अबे तो वेवलेंथ को ऊपर भेज देना, इसको नीचे भेज देना। ऊपर हो गया। हाँ? इसको ऊपर भेज देना, इसको वेवलेंथ चाहिए भाई, वेवलेंथ मिल जाएगी। क्या हुआ? और कोई दिक्कत है? प्रकाश की आवृत्ति के साथ नियोजित समीकरण 7। आगे एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। भैया फोटान से पेट ना भरा हो तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली निकलवा दें। फोटान का कितना होता है नहीं पता है, लेकिन होता है। फोटान का मास होता है। वे मास नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी। फोटान अपने साथ एनर्जी लेकर आता है। डेफिनेट नहीं, हमें बताएं। फोटान का मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। वो उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, m बराबर m0 1/v² - c²। और फोटान वैसे लाइट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। हाँ, जीरो हो जाएगा, लेकिन फोटान के पास मास जरूर होगा। मास है कि नहीं है? विराम द्रव्यमान फोटान का जीरो होता है। हाँ, शून्य हो जाएगा। अब प्रकाश खुद वही है फोटान, तो इसके हिसाब से देखें तो क्या है? फोटान का मास जीरो हो गया। फोटान की रफ्तार अगर कम ज़्यादा हो जाए तो वेरी हो सकता है। ज़्यादा तो किसी भी चीज़ की रफ्तार प्रकाश की चाल से ज़्यादा तो नहीं होती है। मैक्सिमम स्पीड प्रकाश की चाल के बराबर, और प्रकाश की चाल से चलेगा तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहता है उसका मास जीरो होगा। उसका मास जीरो होगा। फोटान पहली बात लाइट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, पक्का है। फोटान कम वेग से चलेगा नहीं, तो वेरिएबल आप कह नहीं सकते हो। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी आ रही है, समझ रहे? चलो यहाँ से आगे बढ़ो। एक अगली हेडिंग बची है लास्ट वाली, इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन से बद्ध, तो सुनो, अभी अभी आप लेमडा बराबर h/p बोले हो क्या? h/, मामला इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी ना कि प्रकाश की चाल से चलेगा, नहीं जरूरी ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है और इसकी वेलोसिटी को हम v कहेंगे, पक्का है। गतिज ऊर्जा तुमने पढ़ी होगी, हमेशा क्या होती है? हाफ mv², करेक्ट है। यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एकदम सरल सरल बातें हैं यार। 2k/m
वी को वहाँ रखवा दें, लेमडा बराबर एच अपान यम अंडर रूट 2k/m। यम को अंदर घुसा दें क्या, लग गया क्या। और W = VQ होता है, आपने सुना होगा, और वर्क भी तो W ही है, के भी तो W ही है। अरे कार्य ऊर्जा होती है, ऊर्जा, तो लेमडा बराबर एच अपान 2v, क्यू की जगह पर ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मात्रा चल रहा है m। अब देखो E पता होता है में कितना होता है, m पता होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, h हमें पता है। वैज्ञानिकों ने, और आप भी वैज्ञानिक से कम नहीं है, सबको यहाँ रख लीजिए, डेटा पता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। तो यही इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाई 12.27 एंगस्ट्रॉम अपान अंडर रूट v। आपके वैज्ञानिक से कम है क्या, रख लीजिए, यही आएगा। यही हो गई आज से इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। केवल आपको बता देंगे हम कितने वोल्ट से उसे एक्सेलरेट किया है, कितने वोल्ट से। ये एक्सेलरेट करेंगे तभी तो संवेग होगा, और जब संवेग होगा तभी तो वेवलेंथ होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए भी रिलेशन यहाँ खत्म हो जाता है, और ये चैप्टर इस प्रकार समाप्त होता है। और कोई कहानी हमारे पास बिल्कुल नहीं है इस चैप्टर के लिए। आपके पास न्यूमेरिकल छोड़, अब मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल की ट्रेनिंग हमें काफ़ी करानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी जगह आप अटकेंगे। अब वैसे भी शतक लगते लगते रह रहा है, तो कुछ NCERT में तो ऐसे ऐसे झेलाऊ सवाल हैं कि पागल कर देगा, पढ़ लोगे उसको तो। हाँ, ए विकास लाओ एक किताब, दो, यही दो, हाँ दो फिजिक्स है ना, लाओ दिखा दें क्या आया है, इतनी देर की मेहनत हमारी फलीभूत हुई कि नहीं। हाँ, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, चैप्टर हर एक में आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैं 2-4 पेपर से पढ़ के सवाल करवा देता हूँ, फीलिंग अच्छी आ जाएगी। चलो कर चलते चलते आ रहे हैं हम लोग। पहला सवाल आज के पहले पेपर से ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट का समय लूँगा। वीडियो बंद कर दूँ क्या, वीडियो बंद कर देते हैं, बंद हो जाओ भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।